नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए तीसरे पेपर का रिवीजन कर रहे थे। इस वीडियो में हम राजस्थान की इकोनॉमी वाला जो आपका पोर्शन है उसमें सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र करके एक टॉपिक दिया गया है। उसके अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, मिड डे मील प्रोग्राम, इंदिरा रसोई योजना, इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं इंदिरा रसोई योजना। कौन सा टॉपिक है? इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 20 अगस्त 2020 को। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। ये याद रखना है तारीख कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को हुई थी। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को। तो जब 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना चालू की गई थी तो उस टाइम ये केवल नगरीय निकायों में चालू की गई थी। उस टाइम ये गांव में चालू नहीं की गई थी। तो उस टाइम से कहाँ चालू की गई थी? नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना। अभी वर्तमान में 10 सितंबर 2023 को 10 सितंबर 2023 को इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण भी चालू की गई है। तो इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कब चालू की गई है? 10 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को चालू की गई थी तब यह इंदिरा रसोई योजना कितने 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयां चालू की गई थी। तो ये 358 रसोइयों वाला प्रश्न अभी 2022-23 के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि 2020 में जब इंदिरा रसोई योजना चालू की गई थी तो कितनी रसोइयां चालू की गई थी? वह 358 इंदिरा रसोइयां चालू की गई थी। तो क्या है, इंदिरा रसोई योजना चालू कब की गई थी? 20 अगस्त 2020 को। केवल नगरीय निकायों में चालू की गई थी। उस टाइम इसमें 358 रसोइयां चालू की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोई भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ किस योजना की शुरुआत की गई थी? वो है इंदिरा रसोई योजना। ये प्रश्न आरएएस प्री 2023 में भी पूछा गया है कि कोई भूखा न सोए इस संकल्प के साथ किस योजना की शुरुआत की गई थी? वह इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी इस संकल्प के साथ कि कोई भूखा ना सोए। ये वाला प्रश्न पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली जो आमजन है, आम नागरिक, उनको प्रति थाली कितने रुपए में दी जाती है? वो है 8 रुपए में। आम जन को प्रति थाली के लिए उनसे कितने रुपए लिए जाते हैं? 8 रुपए लिए जाते हैं इंदिरा रसोई योजना में। लेकिन राज्य सरकार है, उसका प्रति थाली खर्चा कितना आता है? 25 रुपए का। तो आम जन को तो प्रति थाली दी जाती है 8 रुपए में और राज्य सरकार का प्रति थाली खर्चा आता है 25 रुपए। तो जो 25 रुपए खर्चा आता है उसमें से 8 रुपए तो सरकार हमसे लेती है और 17 रुपए का राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो इंदिरा रसोई योजना है उसमें जो प्रति थाली आमजन से लिए जाते हैं 8 रुपए और जो राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है 17 रुपए का, और राज्य सरकार का कुल खर्चा इसमें कितना आता है? 25 रुपए का। नेक्स्ट हम देखते हैं इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण। कौन सी है इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण? अभी तक तो इंदिरा रसोई योजना जो 20 अगस्त 2020 को चालू की गई थी वो केवल शहरी निकायों में चालू की गई थी 20 अगस्त 2020 को। अब इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे लगा लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि है ना, इसके इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण पर लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके करंट का भी प्रश्न है और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो ये उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के बारे में हम देखते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई? वो की गई 10 सितंबर 2023 को। ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी 10 सितंबर 2023 को। और ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? वो किया गया था अशोक गहलोत ने किया था। और वो कहाँ किया था? वो किया था टोक के निवाई जो तहसील है उसके जिलाए गांव से। तो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई? 10 सितंबर 2023 को हुई, टोक के निवाई तहसील के जिलाए गांव से हुई। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई 10 सितंबर 2023 को हुई और टोक के निवाई तहसील के जिलाए गांव से हुई। तो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई? याद करो, ये है 10 सितंबर 2023 को और टोक के निवाई तहसील के जिलाए गांव से। टोक के निवाई तहसील के जिलाए गांव से। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजनाओं का संचालन किनके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा राजीविका समूह की महिलाओं के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना का जो संचालन किया जाएगा वो किया जाएगा राजीविका समूह की महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी इंदिरा रसोइयां खोली गई है? वह 1000 इंदिरा रसोइयां खोली गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी इंदिरा रसोइयां खोली गई है? 1000। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या कितनी होगी? 2000 हो गई। जब चालू की थी 20 अगस्त 2020 को तब कितनी इंदिरा रसोइयां थी? वो थी 358। ये पूछा गया था अभी कि कितनी इंदिरा रसोइयां थी? 358। और वर्तमान में कितनी हो गई है? 2000।
2000 में से 1000 तो कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में, और 1000 कहाँ है, शहरी क्षेत्रों में। और पहले जब चालू की गई थी तब सिर्फ और सिर्फ कहाँ, नगरीय निकायों में चालू की गई थी, उस टाइम गाँव में चालू नहीं थी। और गाँव में चालू कब से हुई है, 10 सितंबर 2023 से। और इसका शुभारंभ किसने किया है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और कहाँ से किया है, वो किया है टोंक के निवाई तहसील के जिलाई गांव से। तो ये याद रखना है, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी ग्रामीण कस्बे में इंदिरा रसोई को चालू करने के लिए उस इलाके की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5000 व्यक्ति। किसी ग्रामीण इलाके में हमको इंदिरा रसोई योजना चालू की करनी है तो उस इलाके की न्यूनतम जनसंख्या 5000 व्यक्ति होनी चाहिए, तभी हम उस इलाके में इंदिरा रसोई योजना को चालू कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, इंदिरा रसोई योजना। दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या है, मिड डे मील कार्यक्रम। कौन सा है, मिड डे मील कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम। तो इसको चालू करते हैं। तो मिड डे मील योजना की शुरुआत राजस्थान में कब हुई, वो हुई जुलाई 2002 को। जुलाई 2002 को राजस्थान में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जबकि इंडिया में तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में ही हो गई थी। तो राजस्थान में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई जुलाई 2002 में हुई थी, जबकि इंडिया में तो इसकी शुरुआत हो गई थी 15 अगस्त 1995 में ही हो गई थी। जब मिड डे मील के अंतर्गत पहले बच्चों को क्या खिलाते थे, घुघरी और दलिया। अगर आपको याद हो तो पहले आप घुघरी नाम बहुत सुना होगा, घुघरी। तो ये पहले मिड डे मील में क्या खिलाते थे, घुघरी और दलिया खिलाते थे। तो फिर बाद में जब मेन्यू बनाकर, व्यवस्थित रूप से मेन्यू बनाकर, मेन्यू पर आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की शुरुआत कब की गई, वो की गई सितंबर 2004 में। तो मेन्यू पर आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की शुरुआत कब की गई, वो की गई सितंबर 2004 में। तो व्यवस्थित रूप से मेन्यू बना करके गर्म भोजन, पका हुआ भोजन देने की शुरुआत जो मिड डे मील के अंतर्गत कब की गई, सितंबर 2004 में। तो कभी कभी ऐसे भी मान लेते हैं, ऑप्शन में दे देते हैं कि सितंबर 2004 में इसकी शुरुआत हुई। तो क्योंकि मेन्यू पर आधारित एकदम व्यवस्थित रूप से शुरुआत हुई थी ना, तो ऐसे दे देते हैं कभी कभी। तो ये भी याद रखना है, कब हुई, सितंबर 2004 में मेन्यू पर आधारित व्यवस्थित रूप से भोजन देने की शुरुआत। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मिड डे मील में योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार इन दोनों की सहभागिता है। तो केंद्र सरकार की सहभागिता कितनी है और राज्य सरकार की सहभागिता कितनी है, वो देखते हैं। तो केंद्र सरकार की सहभागिता है 60% और राज्य सरकार की सहभागिता है 40%। सहभागिता मतलब फंड जो दिया जाता है वो। तो केंद्र सरकार कितना फंड देती है, 60%, और राज्य सरकार देती है 40% का फंड। नेक्स्ट है कि मिड डे मील योजना के लिए पात्र विद्यार्थी कौन कौन से है, वह पहले गवर्नमेंट विद्यालय के जो कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थी, सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, शिक्षा गारंटी योजना एंड नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत संचालित जो विद्यालय है उसके कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, मदरसों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी, ये सभी मिड डे मील योजना के पात्र है। इनको मिड डे मील योजना के अंतर्गत भोजन करवाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डाटा दिए गए हैं, तो वो एग्जाम में सीधे लाइन उठा करके पूछ सकते हैं। तो उनको भी देखते हैं एक बार कि मिड डे मील योजना के तहत पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को कितने 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रति छात्र प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है। कितना है, 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्रति छात्र प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है। जबकि 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन प्रति छात्र प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है। तो पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को तो कितनी कैलोरी है, 450, जबकि 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को है 700 कैलोरी। तो ये याद रखना है, पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को कितनी 450 कैलोरी और 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 700 कैलोरी उपलब्ध करवाई जाती है प्रति छात्र प्रतिदिन मिड डे मील के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों को 100 ग्राम गेहूं या चावल प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है, और 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 150 ग्राम गेहूं या चावल प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है मिड डे मील के अंतर्गत, मतलब भोजन में उनको दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत सरकार के आदेशानुसार खाना बनाने की लागत, ये सब आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए डाटा, तो थोड़ा याद कर लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से पूछने की संभावना भी है। भारत सरकार के आदेशानुसार खाना बनाने की लागत कितनी है, तो पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए 5.45 रुपए प्रति छात्र प्रतिदिन खाना बनाने की लागत होनी चाहिए। इतने तक की लागत हो सकती है। नेक्स्ट है, 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8.17 रुपए प्रति छात्र प्रतिदिन का खर्चा दिया जाता है। तो पहली से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम खर्चा कितना है,
₹5.45 प्रति छात्र प्रतिदिन का, और जबकि 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ₹8.17 प्रति छात्र प्रतिदिन का खर्चा दिया जाता है। नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना के तहत बनाए गए भोजन के पोषक मूल्यों का परीक्षण कौन करता है? कि मिड डे मील योजना में जो भोजन बन रहा है स्कूलों में, वो गुणवत्ता की दृष्टि से कैसा है, उसमें पोषक तत्व कैसे है, अच्छा तो बन रहा है। तो इन सभी तत्वों की जो जांच करने का काम करता है वो है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है सीधा, तो ये वाला मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जो पोषक तत्वों की जांच करने का काम कौन करता है, वह है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। मिड डे मील के अंतर्गत जो बनाए गए भोजन की पोषक तत्वों की जांच करने का काम करता है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL। नेक्स्ट है, उत्सव भोज योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जाती है? वह मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत उत्सव भोज योजना चलाई जाती थी पहले स्कूलों में, तो वो है ना किस कार्यक्रम के तहत चलाई जाती है? वह है मिड डे मील कार्यक्रम के तहत। मिड डे मील कार्यक्रम के तहत जो उत्सव भोज योजना है वो है कि आखिर? तो उत्सव भोज योजना में क्या होता है कि समाज के कोई भामाशाह है, उनके घर पर कोई है ना विशेष पर्व है, जैसे जन्मदिन हो गया, सालगिरह हो गई, तो उस दिन वो स्कूल के छात्रों को, विद्यार्थियों को स्पेशल भोजन करवा सकते हैं। तो ये कौन सी योजना होगी? उत्सव भोज योजना। तो ये किसके अंतर्गत आती है? मिड डे मील योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये भी किस कार्यक्रम के तहत चलाई जाती है? वो भी मिड डे मील कार्यक्रम के तहत ही चलाई जाती है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई? 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत हुई 29 नवंबर 2022 को हुई थी। और ये किस कार्यक्रम के तहत चलाई जाती है? मिड डे मील कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब इसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को, तब इसके अंतर्गत क्या है? 1ली से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब तो कितने दिन दूध दिया जाता था? 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाता था बच्चों को, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने? पूरे 6 के 6 दिन, सोमवार से शनिवार, पूरे 6 दिन सोमवार से शनिवार मिल्क पाउडर से बनाया गया दूध उपलब्ध करवाया जाता है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत। तो वर्तमान में कितने दिन? 6 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब कितने? 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। कौन से दिन? बुधवार और शुक्रवार को। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1ली से 5वीं तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध दिया जाता है और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हेतु मिल्क पाउडर का क्रय कहाँ से किया जाता है? वो किया जाता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। तो मिल्क पाउडर है उसका जो क्रय किया जाता है वह है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड से मिल्क पाउडर का क्रय किया जाता है। मिड डे मील योजना के उद्देश्य क्या है? तो मिड डे मील योजना का प्रमुख उद्देश्य तो क्या है? बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना। क्या है? बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना। उसके साथ साथ मिड डे मील कार्यक्रम से विद्यालयों में क्या बढ़ गया है? नामांकन बढ़ गया है। विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने हेतु प्रेरित किया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, केंद्र लेवल पर मिड डे मील योजना को कब चालू किया गया? वह है 15 अगस्त 1995 को। केंद्र पर मिड डे मील योजना को चालू किया गया 15 अगस्त 1995 को। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है? वह है पीएम पोषण। तो पीएम पोषण नाम किसका? आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि पीएम पोषण किससे संबंधित है? वह मिड डे मील से संबंधित है। तो पीएम पोषण किससे संबंधित है? मिड डे मील से संबंधित है। तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो पीएम पोषण का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो पीएम पोषण का पूरा नाम क्या है? पीएम का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, और पोषण, पोषण का मतलब हो गया पोषण शक्ति निर्माण। तो पीएम पोषण का पूरा नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो ऐसा पूछा जा सकता है पीएम पोषण किससे संबंधित है? मिड डे मील से संबंधित है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2011 को। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2011 को। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की शुरुआत हुई 7 अप्रैल 2013 को। तो दवा योजना तो कब चालू हुई? 2 अक्टूबर 2011 को, और जांच योजना चालू हुई 7 अप्रैल 2013 को। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को, और मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना है 7 अप्रैल 2013 को। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले जब हम हॉस्पिटल में जाते थे तो जब हम ओपीडी में
दिखाने जाते थे तो हमसे जब पर्ची काटते थे तो 10 रुपए उसका चार्ज लिया जाता था। अभी वर्तमान में जब हम जाते हैं तो पर्ची का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो मतलब ओपीडी और आईपीडी की सेवा निःशुल्क किस योजना के तहत की गई है? वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। तो और किस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपीडी तथा आईपीडी की सेवा निःशुल्क निःशुल्क कर दी गई है? वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ओपीडी तथा आईपीडी की सेवा क्या कर दी गई है? निःशुल्क कर दी गई है। तो कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक तो योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है और दूसरी है निरोगी राजस्थान अभियान। दूसरी क्या है? निरोगी राजस्थान अभियान। इन दोनों में अभी हम फर्क देखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं ओपीडी और आईपीडी की सेवा निःशुल्क किस योजना के तहत की गई है? वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2022 को। कब हुई? 1 मई 2022 को हुई मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत। नेक्स्ट हम देखते हैं किस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है? तो स्वास्थ्य मित्रों का चयन किसके अंतर्गत किया जाता है? निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत। दो योजनाएं, एक तो है निरोगी राजस्थान अभियान और दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में तो क्या है? ओपीडी और आईपीडी की सेवा निःशुल्क कर दी गई है। और जबकि निरोगी राजस्थान अभियान में क्या है? स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं निरोगी राजस्थान अभियान कब चालू हुआ? वो हुआ 18 दिसंबर 2019 को। निरोगी राजस्थान अभियान चालू हुआ 18 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है कि निरोगी राजस्थान अभियान में जो सम्मिलित गतिविधियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले देखते हैं निरोगी राजस्थान अभियान में क्या क्या है। पहला है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा है वृद्धावस्था स्वास्थ्य, तीसरा महिला स्वास्थ्य, नेक्स्ट है संचारी रोग, किशोरावस्था स्वास्थ्य, असंचारी रोग, टीकाकरण, ड्रग की लत, खाद्य मिलावट, प्रदूषण। इन सभी गतिविधियों को निरोगी राजस्थान अभियान में शामिल किया गया है। तो ये तो क्या हो गया? निरोगी राजस्थान अभियान। सबसे पहले हमने देखा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। दवा योजना कब चालू की गई? 2 अक्टूबर 2011 को। फिर देखा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, वो चालू हुई 7 अप्रैल 2013 को। फिर हुआ ओपीडी आईपीडी की सेवा निःशुल्क किसके अंतर्गत की गई है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत। और बाद में है स्वास्थ्य मित्रों का चयन किसके अंतर्गत किया जाता है? वह है निरोगी राजस्थान अभियान के तहत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2021 को। कब हुई? 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रत्येक परिवार को इसके अंतर्गत 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कितने का बीमा प्रदान किया जाता है? वो है 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। जब ये योजना चालू हुई थी 1 मई 2021 को, तब जो ये बीमा की राशि कितनी थी? 5 लाख रुपए। बाद में 1 मई 2022 को ये क्या कर दी गई? 10 लाख रुपए। 1 मई 2022 को कितनी कर दी? 10 लाख रुपए। और अभी 2023-24 का जो बजट है उसमें 25 लाख रुपए कर दी गई है इसकी राशि। तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि ये ना इससे राइट रॉन्ग वाले जो प्रश्न आते हैं उनमें ये पूछा गया है अभी। तो पहले उसकी राशि कितनी थी? 5 लाख रुपए। और फिर 1 मई 2022 को कर दी गई 10 लाख रुपए। और अभी 2023-24 के बजट में कर दी गई 25 लाख रुपए। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले राजस्थान में कौन सी योजना चलती थी? आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ये चलती थी। आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना ये चलती थी। इसी का दायरा बढ़ाकर और नाम को चेंज करके क्या योजना चालू कर दी गई है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आपके जो 2020 वाला पेपर था कॉलेज लेक्चरर का, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से पूछा गया था। तो अब इसकी जगह किस पे? चिरंजीवी आ गई है। तो अब हम देखते हैं जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका लाभ हम दो प्रकार से, दो श्रेणियों में ले सकते हैं। कौन कौन सी श्रेणियां है वो देखते हैं। पहली तो है निःशुल्क श्रेणी। कौन सी है? निःशुल्क श्रेणी। और दूसरी श्रेणी है 850 रुपए का प्रीमियम राशि का भुगतान करके इस सेवा का लाभ उठा सकती है। दो है, एक तो निःशुल्क श्रेणी और दूसरी 850 रुपए का भुगतान करने वाली श्रेणी। तो पहले देखते हैं निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन आते हैं। तो वो आते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, इसके अंतर्गत जो भी पात्र परिवार है वो निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। जातिगत जनगणना के परिवार निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। सभी संविदा कर्मी है किसमें आते हैं? निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। लघु और सीमांत कृषक निःशुल्क श्रेणी में आते हैं। कोविड-19 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले असहाय परिवार वो भी निःशुल्क श्रेणी में आते हैं।
अभी 2023-24 के बजट में ईडब्ल्यूएस के परिवारों को भी निःशुल्क श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। तो ये सभी लोग निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इनके अलावा बाकी जो भी है वो है 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। बाकी लोग कितना है 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए जो निर्धारित प्रीमियम लागत है वो उसका 50% ही जनता से लिया जाता है। 50% ही जनता से लिया जाता है, मतलब 850 रुपए जो जनता से लिए जाते हैं वो कुल राशि जो निर्धारित प्रीमियम है उसका 50% ही है। तो कुल निर्धारित प्रीमियम राशि का केवल 50% जनता से लिया जाता है, 850 रुपए जनता से लिया जाता है और शेष 50% का भुगतान कौन करती है, अनुदान कौन देती है, सरकार देती है। तो जो निर्धारित प्रीमियम का 50% तो जनता से लेती है और शेष 50% का अनुदान कौन देती है, सरकार देती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार आपके कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था और ये बहुत एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। कॉलेज RS 2021 में पूछा गया था ये। तो इसमें क्या है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने दिनों का खर्चा दिया जाता है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने दिनों का खर्चा दिया जाता है, वो है अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर के फिर अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक का खर्चा दिया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर के और छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक का खर्चा प्रदान किया जाता है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। तो अस्पताल में भर्ती हुए उससे 5 दिन पहले प्लस क्या है, अस्पताल में भर्ती रहे उतने दिन प्लस अस्पताल से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक का खर्चा दिया जाता है। अस्पताल में जितने भर्ती रहे वो भी इसमें काउंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कितनी बीमारियों के पैकेज उपलब्ध है, वो है 1798 बीमारियों के पैकेज उपलब्ध है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कितनी बीमारियों के पैकेज उपलब्ध है, 1798 बीमारियों के पैकेज उपलब्ध है वर्तमान में। जब ये RS 2021 में पूछा गया था तब ये पैकेज थे 1576, अभी वर्तमान में कितने हो गए, 1798 पैकेज उपलब्ध है। तो वर्तमान में कितने पैकेज उपलब्ध है इसके, वो है 1798 पैकेज उपलब्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान में इस योजना से संबंधित चिकित्सालयों की संख्या कितनी है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित जो चिकित्सालय है वो है 869 तो क्या है गवर्नमेंट, और 901 निजी जो हॉस्पिटल है वो इस योजना से जुड़े हुए हैं। उनमें जाकर के हम निःशुल्क जो लाभ उठा सकते हैं 25 लाख रुपए तक का। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में है क्या है, जहां कैशलेस IPD की सुविधा उपलब्ध है। तो कितने हॉस्पिटल है, वो है 869 तो क्या है गवर्नमेंट, और 901 निजी हॉस्पिटल है जहां पर की निःशुल्क क्या कैशलेस IPD की सुविधा उपलब्ध है। तो अपन को है ना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में ये याद रखना है कि यहाँ पे जो सुविधा उपलब्ध होती है ना वो किसकी, IPD की सुविधा उपलब्ध होती है, OPD की नहीं होती है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में किसकी, IPD की। IPD का मतलब होता है अस्पताल में भर्ती होने के बाद में जो इलाज होता है वो होता है IPD, और भर्ती होने से पहले का इलाज होता है OPD। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में केवल किसकी, IPD की सुविधा उपलब्ध होती है, जबकि RGHS हम देखेंगे अभी आगे उसमें IPD और OPD दोनों की सुविधा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अभी बाद में है ना कुछ चीजें और भी शामिल कर दी गई है। वो कौन कौन सी है, कॉकलियर इम्प्लांट को शामिल किया गया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को शामिल किया गया है, किडनी ट्रांसप्लांट को भी शामिल किया गया है, लिवर ट्रांसप्लांट, कोविड-19, म्यूकर माइकोसिस, डायलिसिस, इन सभी को भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। वो तो क्या थी, स्वास्थ्य बीमा योजना, और यह है दुर्घटना बीमा योजना, और उसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को, जबकि दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत हुई है 1 मई 2022 को हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें ना 7 प्रकार की जो दुर्घटना है उनका ही बीमा दिया जाता है। इन 7 प्रकार से अगर दुर्घटना हो तो बीमा राशि प्रदान की जाती है। इनके अलावा किसी अन्य प्रकार से दुर्घटना हो जाए तो उसकी बीमा राशि नहीं प्रदान की जाती है। तो वो 7 दुर्घटनाएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहली है सड़क दुर्घटना। कौन सी है, सड़क दुर्घटना। दूसरी है ऊंचाई से गिरने पर। तीसरी है मकान के ढहने पर। नेक्स्ट है बिजली का झटका लगने पर। अगली क्या है, रासायनिक पदार्थ कोई गिर जाए हम पर। तो डूबने पर, जलने पर। इन 7 प्रकार से दुर्घटना हो तो हमें जो भुगतान राशि प्राप्त होती है। तो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को कितनी राशि प्रदान होती है, वह है 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत। पहले ये राशि कितनी थी, 5 लाख थी, अभी ये कितनी है, 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है।
यदि परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु हो जाए दुर्घटना में, यदि परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु हो तो कितनी राशि का भुगतान होता है? 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। यदि परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपए। यदि हाथ, आंख और पैर में से कोई दो अंग पूरी तरह से खराब हो जाए, मतलब या तो दोनों आंखें हो जाए, या दोनों हाथ हो जाए, या दोनों पैर हो जाए, या एक आंख एक हाथ हो जाए, एक आंख एक पैर हो जाए, एक हाथ एक पैर हो जाए, ऐसे इस टाइप से कोई भी दो अंग खराब हो जाए पूरी तरह से तो 3 लाख रुपए का भुगतान होता है। और कोई भी एक अंग खराब होने पर 1.5 लाख रुपए का भुगतान होता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में। नेक्स्ट हम देखते हैं चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की पात्रता क्या क्या है, कौन कौन इसके लिए पात्र होता है। वह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जो बीमित परिवार है वो, आरजीएचएस के बीमित परिवार है वो, पांचों विद्युत कंपनियों के कर्मी, 1 साल से छोटी उम्र के शिशु, ये सभी इस बीमा योजना के पात्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में क्या है, पहले अगर तो इस योजना के अंतर्गत मेनली दो चीजें कही है। पहली चीज तो क्या कही है, अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो उससे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई भी उस पर पुलिस पूछताछ नहीं होगी, और क्या और उसको 5,000 रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना में क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाता है तो उसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी और उसे 5,000 रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। दूसरा क्या है, जो व्यक्ति घायल हुआ है, ठीक है, सड़क दुर्घटना में जो घायल हुआ है व्यक्ति, उसको 72 घंटों तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रदान किया जाएगा। 72 घंटों तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रदान किया जाएगा। ये तो क्या हो गई, चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस, इस योजना की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2021 को हुई। इस योजना के जो लाभार्थी कौन कौन है, वह है राज्य के मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में कौन आ जाते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये अधिकारी आ जाते हैं। अखिल भारतीय सेवा के जो अभी वर्तमान में कार्यरत जो है अधिकारी, वो अखिल भारतीय सेवा के जो सेवानिवृत्त अधिकारी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट आ जाते हैं, उनके पेंशन भोगी आ जाते हैं। राज्य स्वायत्त निकाय के कर्मचारी आ जाते हैं, उनके पेंशन भोगी आ जाते हैं। ये सब आरजीएचएस के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। तो आपके इकोनॉमिक सर्वे में कुछ लाइनें दे रखी है सीधी सीधी, क्या एग्जाम में वो सीधी लाइन उठाकर कैसे राइट या रॉन्ग पूछ सकता है कि कौन सा कथन सही है कौन सा सही नहीं है, तो इस टाइप से। तो इन लाइनों को थोड़ा याद कर लेते हैं। तो आरजीएचएस के तहत पंजीकृत सभी सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी तथा डे केयर की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो आरजीएचएस में क्या है, ओपीडी की भी सुविधा होती है, आईपीडी की होती है और डे केयर, इन तीनों की सुविधा प्रदान हो सकती है किसमें, आरजीएचएस में। जबकि चिरंजीवी में केवल और केवल आईपीडी की सुविधा मिलती है, आईपीडी की सुविधा, और जबकि आरजीएचएस में ओपीडी, आईपीडी और डे केयर इन सभी की सुविधा मिलती है। चिरंजीवी में तो सिर्फ आईपीडी की, और जो आरजीएचएस में आईपीडी और ओपीडी दोनों। नेक्स्ट हम देखते हैं आरजीएचएस कार्ड धारक एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी इनका भी लाभ उठा सकता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे की सीधी लाइनें हैं, तो क्या पता पूछ ले एग्जाम में, तो उस हिसाब से आरजीएचएस में 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारी असीमित कैशलेस चिकित्सा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ये भी सही है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी है वो असीमित कैशलेस सेवा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आरजीएचएस में कार्यरत से, आरजीएचएस में पहले क्या होता था, आरजीएचएस के अंतर्गत पहले ये होता था जो कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहा है उसको तो आरजीएचएस का लाभ मिलता था, और उसके जो 25 साल से छोटी उम्र के परिवारजन है उनको भी आरजीएचएस का लाभ मिलता था। लेकिन जो पेंशनर्स है उनके 25 साल से छोटी उम्र के परिवारजनों को इसका लाभ नहीं मिलता था। तो वर्तमान में इन पेंशनर्स के भी 25 साल से छोटी उम्र के परिवारजनों को आरजीएचएस में शामिल कर दिया गया है। तो आरजीएचएस में सेवारत कर्मचारियों की तरह अब राज्य सरकार के पेंशनर्स भी अपने परिवार के आश्रितों को आरजीएचएस में शामिल कर सकते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरजीएचएस कार्ड धारक सभी कॉन्फेड मेडिकल स्टोर से सूचीबद्ध निजी फार्मा स्टोर से कैशलेस दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कैशलेस दवाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं फार्मा स्टोर से जाके। ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है आरजीएचएस पूर्ण रूप से ऑनलाइन स्वचालित तथा पेपरलेस प्रणाली है। बिल्कुल राइट, सही है।
नेक्स्ट है आरजीएचएस में किसका लाभ मिलता है? ओपीडी का, कैशलेस आईपीडी का, कैशलेस जांच का, कैशलेस दवा का, परिवार कल्याण, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा का भी लाभ मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरजीएचएस में आईपीडी तथा ओपीडी दोनों का लाभ मिलता है। किसका? आईपीडी का भी लाभ मिलता है और ओपीडी का भी लाभ मिलता है आरजीएचएस में। नेक्स्ट है चिरंजीवी बीमा योजना। तो चिरंजीवी में क्या किसका मिलता है? केवल और केवल आईपीडी का मिलता है। नेक्स्ट है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। कौन सा है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसके बारे में हम देखते हैं। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत हुई 26 अक्टूबर 2020 को हुई। ये क्यों चालू किया गया? खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए चालू किया गया था। तो 26 अक्टूबर 2020 को चालू हुआ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और ये खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए चालू किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो टीम गठित होती है उसमें कौन कौन होते हैं? उसमें प्रशासनिक अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी और कानून मेट्रोलॉजी अधिकारी, ये सभी उस टीम के अंतर्गत होते हैं। तो ये हो गया राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। अब हम पढ़ते हैं प्रारंभिक शिक्षा। आपके जो सिलेबस में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्माइल योजना के बारे में देखते हैं। तो स्माइल योजना, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो कोविड-19 के टाइम जब लॉकडाउन लगा था तब इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 13 अप्रैल 2020 को हुई थी स्माइल की। बाद में स्माइल 2.0 हुई, वो कब हुई? 2 नवंबर 2020 को। स्माइल 3.0 हुई 21 जून 2021 को। तो ये स्माइल 2.0 वाला तो फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। तो ये पूछे जाते हैं स्माइल 2.0 कब चालू हुई? 2 नवंबर 2020 को। और स्माइल 3.0 हुई 21 जून 2021 को चालू हुई। और जो स्माइल योजना कब चालू हुई थी? 13 अप्रैल 2020 को। तो स्माइल योजना में क्या किया जाता है? इसमें नाम में आ गया सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उस टाइम पढ़ाई करवाई जाती थी। कब? लॉकडाउन के दौरान जो व्हाट्सएप ग्रुप बना करके बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती थी। कब? लॉकडाउन के टाइम। तो ये क्या हो गया? स्माइल के बाद आ गया शिक्षा वाणी। तो जब शिक्षा वाणी की शुरुआत हुई 11 मई 2020 को। शिक्षा वाणी की शुरुआत कब हुई? 11 मई 2020 को। इसके नाम में क्या रहा? वाणी। तो क्या है? आकाशवाणी के द्वारा बच्चों की पढ़ाई की जाती थी लॉकडाउन के दौरान। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जो लॉकडाउन के दौरान, जो कोविड-19 के दौरान जो शिक्षा से संबंधित जो नवाचार थे वो पढ़ रहे हैं। क्या क्या थे? तो शिक्षा दर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2020 को। कब हुई थी? 1 जून 2020 को। इस शिक्षा दर्शन, इसमें दर्शन आ गया तो किसके? दूरदर्शन के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, उनकी पढ़ाई करवाई जाती थी। कब? लॉकडाउन के दौरान। नेक्स्ट है कि शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन इन दोनों का पुनः प्रारंभ हुआ, वो हुआ 21 जून 2021 को। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन का पुनः प्रारंभ हुआ 21 जून 2021 को। नेक्स्ट है हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम कब चालू हुआ? 2 मई 2020 को। हवा महल कार्यक्रम चालू हुआ था 2 मई 2020 को। इसे क्या कहा जाता है? बच्चों का झरोखा कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? बच्चों का झरोखा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या है? कोविड-19 के समय बच्चों को कहानियां के द्वारा उन्हें क्या कराया जाता था? अधिगम करवाया जाता था। कोविड-19 के समय बच्चों को कहानियों के द्वारा लर्निंग करवाई जाती थी उनकी। तो इसमें क्या है? मिस कॉल दो कहानी सुनो, ये वाला जो ये पूछा जाता है, मिस कॉल दो कहानी सुनो कार्यक्रम किससे संबंधित है? वो है हवा महल कार्यक्रम। मिस कॉल देकर के कहानी सुनते हैं और उन कहानियों के द्वारा उनका बच्चों की अधिगम करवाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ई शिक्षा। क्या है? प्रोजेक्ट ई शिक्षा। इसकी शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 2020 को। तो इसमें क्या है कि इसके यूट्यूब का चैनल बना करके बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती थी लॉकडाउन के दौरान। तो यूट्यूब का जो चैनल बनाया था उसका नाम क्या था? गवर्नमेंट ने जो यूट्यूब चैनल बनाया था उसका नाम था राज ई कक्षा। उसके द्वारा बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती थी लॉकडाउन के दौरान। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक टू स्कूल योजना। ये चालू हुई 21 जून 2021 को। इसके तहत पहली से 8वीं तक के बच्चों को कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किया गया था। तो बैक टू स्कूल योजना के तहत पहली से 8वीं तक के बच्चों को कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशन समर्थ कार्यक्रम। क्या है? मिशन समर्थ कार्यक्रम। ये किसके लिए चालू किया गया था? बधिर तथा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। किसके लिए? बधिर और दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनको अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चालू किया गया था मिशन समर्थ। देखो दो चीजें आएगी, एक तो है समर्थ और दूसरा आएगा सक्षम। क्या है? एक तो आएगी
समर्थ, मिशन समर्थ और दूसरा आएगा सक्षम। तो समर्थ तो किसके लिए चालू किया गया था? बधिर तथा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए। तो समर्थ तो किनके लिए था? वह बधिर व दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उनको अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए था। और जबकि सक्षम है वो किसके लिए है? बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए थी सक्षम योजना। तो ये पूछा जाता है सक्षम योजना किसके लिए थी? बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशन समर्थ योजना कब चालू हुई? 21 जून 2021 को चालू हुई। नेक्स्ट है कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, ये कार्यक्रम चालू हुआ 11 जुलाई 2022 को। कब हुआ? 11 जुलाई 2022 को हुआ राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम चालू। इसके अंतर्गत जो कोविड 19 के समय जो अधिगम का लॉस हुआ था उसको पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्स प्रारंभ किए गए थे। तो ऐसे पूछा जाता है कि ब्रिज कोर्स किस योजना के तहत प्रारंभ किए गए थे? वह है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। नेक्स्ट है देववाणी ऐप। देववाणी ऐप कब लॉन्च हुआ? 18 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ और ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित है। देववाणी ऐप किससे संबंधित है? संस्कृत शिक्षा से। तो राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल है उनमें क्या है? शनिवार को क्या कर दिया गया है? नो बैग डे घोषित कर दिया गया है। क्या? नो बैग डे घोषित किया गया है। कौन से वार को? शनिवार को। नेक्स्ट है सक्षम योजना। ये सक्षम योजना आ गई। सक्षम योजना किसके लिए है? बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। सक्षम योजना किसके लिए है? बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सक्षम। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा। क्या है? समग्र शिक्षा। ये आपके समग्र शिक्षा इंपॉर्टेंट है। तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक शिक्षा कौन कौन से है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक शिक्षा। इन तीनों को मिलाकर के किसका निर्माण किया गया? समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा का निर्माण किन तीनों को मिलाकर के किया गया? वह पहला है सर्व शिक्षा अभियान। पहला तो क्या गया? सर्व शिक्षा अभियान। दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरा क्या है? शिक्षक शिक्षा। इन तीनों को मिलाकर के समग्र शिक्षा का निर्माण किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ये इंपॉर्टेंट है। आपके जो कॉलेज लेक्चर 2020 वाला जो पेपर था उसमें है ना एक ऑप्शन दिया गया था ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है और दूसरा दिया गया था यह राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो उन दोनों में से सही कौन सा है? ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो ये याद रखना है। जो समग्र शिक्षा है वो किसका फ्लैगशिप कार्यक्रम है? भारत सरकार का। जबकि राजस्थान सरकार का नहीं है। किसका है? भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखते हैं समग्र शिक्षा में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता कितनी है? तो केंद्र की सहभागिता है 60 और राज्य की सहभागिता है 40। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है तो ये इस बार इंपॉर्टेंट लग रहा है। समग्र शिक्षा में केंद्र व राज्य की सहभागिता कितनी है? केंद्र की सहभागिता है 60 और राज्य की है 40। नेक्स्ट हम देखते हैं समग्र शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है? तो ये स्कूल शिक्षा में सामाजिक और तथा लैंगिक अंतर को कम करता है। समग्र शिक्षा क्या है? स्कूली जो शिक्षा है उसमें सामाजिक तथा लैंगिक अंतर को कम करती है। सामाजिक तथा लैंगिक अंतर को कम करती है। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009 के क्रियान्वयन में राज्य की हेल्प करती है। समग्र शिक्षा क्या है? आरटीई एक्ट 2009 के जो क्रियान्वयन करना है उसमें राज्य की हेल्प करती है। नेक्स्ट है शिक्षक जो प्रशिक्षण की एजेंसियां है जैसे SCERT हो गई या डाइट हो गई, इनका सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन का कार्य करती है। कौन? शिक्षक। जो समग्र शिक्षा है वो शिक्षक प्रशिक्षण एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण का कार्य करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा प्रणाली की व्यावसायिकता को बढ़ाती है। तो समग्र शिक्षा किसकी? शिक्षा प्रणाली की व्यावसायिकता को बढ़ाती है। तो एक बार वापस देख लेते हैं समग्र शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। पहला है ये स्कूली शिक्षा में सामाजिक तथा लैंगिक अंतर को कम करती है। दूसरा है आरटीई एक्ट 2009 के क्रियान्वयन में राज्य की हेल्प करती है। तीसरा है शिक्षक प्रशिक्षण की एजेंसियां जैसे SCERT तथा डाइट, इनका सुदृढ़ीकरण करती है। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिकता को बढ़ाती है। कौन? ये हो गई बढ़ाती कौन है? समग्र शिक्षा। नेक्स्ट हम देखते हैं दीक्षा। तो ये इनकी फुल फॉर्म वगैरह पूछी जाती है फर्स्ट ग्रेड वगैरह में तो बहुत पूछी जाती है ये। तो दीक्षा की क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा की फुल फॉर्म है। इसकी ये कब चालू हुई? ये है 5 सितंबर 2017 को। 5 सितंबर 2017 को चालू हुआ। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ई सामग्री
वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या है, ई सामग्री को इस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है। फिर बाद में क्या आ गया, दीक्षा राइस। दीक्षा की तो हमने देख ली, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब राइस, राइस की शायद पूछी गई थी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आपके अभी। तो राइस की फुल फॉर्म क्या है, वो है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो राइस की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो राइस की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, इसकी ये 2018-19 में हुई। नेक्स्ट है ज्ञान संकल्प पोर्टल। क्या है, ज्ञान संकल्प पोर्टल। इसकी शुरुआत हुई 5 अगस्त 2017 से। कब हुई, 5 अगस्त 2017 से। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल का काम क्या है, वो विद्यालयों के विकास हेतु भामाशाहों तथा दानदाताओं के माध्यम से धनराशि को एकत्रित करने का काम है। तो भामाशाह तथा दानदाताओं को जो दान देने के लिए और उसकी जो धनराशि को एकत्रित करने का काम करता है ज्ञान संकल्प पोर्टल। नेक्स्ट है क्लिक योजना, CLICK, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव कंप्रेहेंसिव नॉलेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव कंप्रेहेंसिव नॉलेज है। ठीक है, तो क्लिक से ही पता चल रहा है, क्लिक से इसका संबंध किसका होगा, कंप्यूटर से। तो ये 6ठी से 10वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान उपलब्ध करवाया जाता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है निष्ठा, निष्ठा योजना। इस योजना के तहत जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तो जो टीचरों को ऑनलाइन टीचिंग करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो निष्ठा योजना के तहत शिक्षकों को ऑनलाइन टीचिंग करने हेतु क्या दी जाती थी, ट्रेनिंग। तो टीचरों को ऑनलाइन टीचिंग करवाने हेतु जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो है किस योजना के तहत, निष्ठा। नेक्स्ट की स्टार्स योजना। कौन सी है, स्टार्स योजना। ये याद रखना है, ये किसके द्वारा वित्त पोषित है, ये है विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना है, स्टार्स योजना किसके द्वारा वित्त पोषित है, वो है विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो स्टार्स योजना किसके द्वारा वित्त पोषित है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तो स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेटस। तो मेन इसके लिए याद ये रखना है कि ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। ये स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रशासन में सुधार करने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शाला दर्पण। शाला दर्पण तो आप सभी जानते होंगे, राजस्थान का लाइव डाटाबेस मैनेजमेंट पोर्टल है। इसमें सरकारी स्कूलों तथा शिक्षा कार्यालयों की जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है। तो शाला दर्पण में क्या है, सरकारी स्कूलों की तथा शिक्षा के जो कार्यालय है उनकी ऑनलाइन जानकारी मिलती है। कहाँ मिलती है, शाला दर्पण में, शाला दर्पण में। नेक्स्ट हम देखते हैं शाला सिद्धि। शाला सिद्धि में क्या है, विद्यालय में सुधार हेतु मूल्यांकन व्यवस्था को स्थायी बनाना। तो मूल्यांकन व्यवस्था से संबंधित किसका है, शाला सिद्धि का। और जबकि शिक्षा कार्यालयों की या राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूलों की जो ऑनलाइन जानकारी जिस पोर्टल पर रखी जाती है वो क्या है, शाला दर्पण। क्या है, शाला दर्पण। नेक्स्ट हम देखते हैं मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच। कौन सा है, मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच। तो मीना राजू मंच और गार्गी मंच की स्थापना क्यों की गई है, वह बालिकाओं को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करने, पहला तो क्या है, बालिकाओं को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करने के लिए। और दूसरा, जो बालिकाएं बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी है उनके माता पिता को अपनी बेटियों को वापस विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करने के लिए। तो मीना राजू मंच और गार्गी मंच, इसकी स्थापना के मेनली कितने दो उद्देश्य है। पहला तो क्या है, बालिकाओं को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना। और दूसरा उद्देश्य क्या है, जो बालिकाएं अपनी शिक्षा बीच में छोड़ चुकी है उनके माता पिता को प्रेरित करना कि वो अपनी बच्चियों को वापस स्कूल भेजे। तो ये दो है इसके उद्देश्य। तो मीना राजू मंच तो किसके लिए है, 6ठी से 8वीं तक की बालिकाओं के लिए है। जबकि गार्गी मंच है वह 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो RTE एक्ट 2009 राजस्थान में लागू कब हुआ, वो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके तहत जो निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग तथा वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है, वह 25% सीटें आरक्षित रखी गई है। किसके अंतर्गत, RTE एक्ट 2009 के तहत। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 2020-21 में RTE एक्ट 2009 की किस धारा में आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी है। तो अब आय सीमा कितनी हो गई है, 2.5 लाख हो गई है। वो कौन सी धारा के तहत हुई है, धारा
12C के तहत हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो।